इनको बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग देख लें कि आईसीएमआर के क्या क्या रूल्स हैं जिसके बेसिस पर हम उस ऑर्गेनिज्म या उस प्लांट की नेमिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अब आता है यहां पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हमने क्लासिफिकेशन की पहले ही बात की और उसको डिफाइन किया कि एक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इज इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो यहां पर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, तीसरा आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन और फोर्थ आता है न्यूमेरिकल या फिनेटिक क्लासिफिकेशन। इसी को हम एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन जो होता है इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी कोई भी प्लांट है उसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है और उस इकोनॉमिक वैल्यू या उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेस पर यदि हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन कहलाता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। मान लीजिए कोई प्लांट है किसी से हमें ऑयल ऑब्टेन हो रहा हो, ऑयल मिलता है, तो वो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स की कैटेगरी में रख दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट हुआ, सोयाबीन हुआ, ये सभी ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हो गए। ऐसे ही अगर हम बात करें कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि फाइबर प्रोवाइड करते हैं, तो वो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के नाम से जाने जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जूट हुआ, कोकोनट हुआ, ये फाइबर यील्डिंग प्लांट हुआ। ऐसे ही कुछ प्लांट्स हो सकते हैं जो कि मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए जिंजर हुआ, टर्मरिक हुआ, क्लोव हुआ, ये मेडिसिनल प्लांट्स हो गए। कुछ होते हैं जो स्पाइस यानी मसाले वाले प्लांट हो गए, यानी कुछ स्पाइस यील्डिंग प्लांट जो होंगे जैसे कि जिंजर, टर्मरिक, क्लोव, ये हम बोल देंगे ये स्पाइस यील्डिंग प्लांट हुए। यहां पर हमने एक बात और नोट की कि जिंजर हुआ, टर्मरिक हुआ, क्लोव हुआ, ये स्पाइसेस तो हैं, साथ ही साथ इनकी मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं, यानी हम एक प्लांट को यहां पर मल्टीपल ग्रुप्स में भी प्लेस करवा सकते हैं। और ये यहां पर है लिखा हुआ कि लिमिटेशन जो है इस क्लासिफिकेशन की वो ये है कि इन दिस क्लासिफिकेशन एनी वन ऑफ द प्लांट इट कैन बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ग्रुप, ये इसकी लिमिटेशन मानी गई है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है यहां पर दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो होगा दैट इज बेस्ड ऑन वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और यू कैन से इट इज बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब यहां पर ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की अपन बात कर रहे हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यहां पर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव, फ्लोरल या सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। आप जानते ही हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की जब बात की जाती है दैट इज रिलेटेड टू रूट, स्टेम एंड लीफ, और जब हम रिप्रोडक्टिव या फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं मींस द कैरेक्टर विच आर रिलेटेड टू फ्लावर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन ऐसा है जिसमें हम एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर बात करते हैं, जिसमें वो वेजिटेटिव कैरेक्टर भी हो सकता है या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी हो सकता है। लेकिन यहां पर चाहे मैंने क्लासिफिकेशन वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेस पे दिया हो या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेस पे दिया हो, तो वेटेज जो होगा बराबर बराबर साथ दोनों कैरेक्टर्स को दिया जाएगा। मींस इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इक्वल वेटेज देते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी। मींस इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स इन द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन जिसके अंदर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है, तो वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का, द क्लासिफिकेशन व्हिच वाज प्रपोज्ड और गिवन बाय कैरोलस लिनियस। इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन दिया वो एक सेक्सुअल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना गया और इन्होंने इस पूरे क्लासिफिकेशन को दिया अपनी एक बुक के अंदर दैट इज नोन एज जेनेरा प्लांटेरम। क्योंकि लीनियस ने यहां पर जो क्लासिफाई किया प्लांट किंगडम को दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमेंस मेनली, तो नंबर ऑफ स्टेमेंस के बेस पर मेनली इन्होंने क्लासिफाई किया, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी माना गया बिकॉज द स्टेमेन दैट इज द फ्लोरल कैरेक्टर और यू कैन से रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, दैट्स व्हाई his classification considered as sexual classification also. He classified the complete plant kingdom on the basis of number of stamens into 24 classes. अब ये जो 24 क्लासेस इन्होंने बनाई यहां पर, इनमें से 23 क्लासेस तो बना दी इन्होंने फेनेरोगेम्स की। इन फेनेरोगेम्स के अंदर इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को प्लेस किया। ऐसे ही एक क्लास बना दी इन्होंने क्रिप्टोगेमिया यानी क्रिप्टोगेम्स की, और उसके अंदर इन्होंने एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और फंजाई को प्लेस करवा दिया। यानी ये जो दो टर्म आए यहां पर फेनेरोगेमिया एंड क्रिप्टोगेमिया, इनको प्रपोज करने का भी सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है वो लीनियस को ही जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर सामने निकल के आती है कि एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का दैट इज
Linnaeus classification, and he classified the complete plant kingdom on the basis of number of stamens into 24 classes. Out of these 24 classes, he classified Phanerogamia, that includes gymnosperm and angiosperm, into 23 classes, and he classified the remaining plants, that is algae, bryophyte, pteridophyte and gymnosperm, into one class that is known as Cryptogamia. तीसरा जो टाइप आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन, एंड दैट नेचुरल क्लासिफिकेशन इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट क्लासिफिकेशन. अब इसको बेस्ट क्लासिफिकेशन क्यों माना गया? द रीजन इज दैट द नेचुरल क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, मींस इट रिप्रेजेंट्स द इंटर रिलेशनशिप्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट क्लासिफिकेशन. इस क्लासिफिकेशन में एक बात है इंपॉर्टेंट कि यहां हम बात कर रहे हैं ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बारे में, कि नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी. जैसा कि हमने पहले वाले क्लासिफिकेशन में देखा कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर चलते हैं, लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम क्या ले रहे हैं? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी. ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब है कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. कंप्लीट मॉर्फोलॉजी यदि हम लेते हुए क्लासिफिकेशन दे रहे हैं तो उस तरह का जो क्लासिफिकेशन होगा वह नेचुरल क्लासिफिकेशन कहलाता है. अब यहां पर भी मॉर्फोलॉजी की बात करोगे तो वही वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी लिया जाएगा और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी लिया जाएगा. ठीक है, तो अगर हम सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को लें, सारे ही रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को लें, तो यहां पर बात आ गई कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आप लेते हुए क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, तो ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कहलाती है. ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखें कि नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं. अब जैसे जैसे बात आती है कि टैक्सोनॉमिस्ट ने जब फाइलोजेनी को इंक्लूड किया तो इस नेचुरल क्लासिफिकेशन को फाइलोजेनी के बेसिस पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, दैट इज नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक एंड नेचुरल फाइलोजेनेटिक. मींस दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी. फाइलोजेनी के बेस पर नेचुरल क्लासिफिकेशन को नॉन फाइलोजेनेटिक और फाइलोजेनेटिक के अंदर डिवाइड किया गया. लेकिन इनको एक्सप्लेन करने से पहले हम यहां पर कुछ बात करते हैं इस फाइलोजेनी के बारे में कि फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है. मींस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. सबसे पहले फाइलोजेनी जो टर्म दिया वो लेमार्क ने दिया, लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो प्रोवाइड किया फाइलोजेनी का वो प्रोवाइड किया चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक के अंदर, दैट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. और इस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से ही जो टेक्सोनॉमिस्ट थे वो इंस्पायर हुए, तब जाके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर इस फाइलोजेनी को इंक्लूड किया जाने लगा. तो फिर हम बात करते हैं कि नाउ दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी, दैट इज नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक एंड नेचुरल फाइलोजेनेटिक. अगर हम नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक की बात करते हैं तो ये क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन only gross morphology. Phylogeny is not considered into the non-phylogenetic. लेकिन यदि हम नेचुरल फाइलोजेनेटिक की बात करते हैं, मींस नेचुरल फाइलोजेनेटिक इट इज बेस्ड ऑन बोथ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी एज वेल एज फाइलोजेनी. जब भी हम नेचुरल फाइलोजेनेटिक या सिंपली फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इस क्लासिफिकेशन को क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है. अब क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन बोलने का कारण यह है कि जब भी हम प्रिमिटिव टू एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स को अगर यहां पर प्लेस करते हैं तो ये हमें एक ट्री लाइक प्रेजेंटेशन देता है, ब्रांच की फॉर्म में एक प्रेजेंटेशन देता है, और यही कारण है इस क्लासिफिकेशन को क्लैडिस्टिक भी कहा जाता है. यहां पर एक नोट आपको दिया गया है दैट इन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन द प्लांट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन, दैट इज फाइलोजेनी. और ये फाइलोजेनी जैसे मैं आपको बताया कि इट इज द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज फाइलोजेनी. कि अगर हम प्लांट्स की ग्रुप्स की बात करें तो सबसे पहले जो डेवलप होने वाले प्लांट्स थे वो है थैलोफाइटा, यानी ये तो प्रिमिटिव हो गया. फिर डेवलप हुए ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म. तो ये जो सीक्वेंस लिखा गया है दैट इज अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनी, प्रिमिटिव टू एडवांस्ड. प्रिमिटिव तो होगा यहां पर थैलोफाइटा और एडवांस होगा यहां पर एंजियोस्पर्म. तो यहां पर थैलोफाइटा तो प्रिमिटिव, जबकि एंजियोस्पर्म जो होगा यहां पर ये एडवांस्ड. तो ये प्रिमिटिव टू एडवांस्ड हमने लिखा तो किस बेसिस पे लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मींस ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी. अब इस नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर भी जब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो दोनों ही प्रकार के कैरेक्टर्स यहां पर भी लिए जाते हैं. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी लेते हैं यहां पर और फ्लोरल कैरेक्टर्स यानी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी लिया जाता है. लेकिन इस क्लासिफिकेशन के अंदर मोर वेटेज विल बी गिवन टू रिप्रोडक्टिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स.
जैसे कि हमने आर्टिफिशियल में तो देखा था कि इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर ऐसा नहीं है। नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर मोर वेटेज इज गिवन टू रिप्रोडक्टिव और फ्लोरल और सेक्सुअल कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। और इसका रीजन ये है कि रिप्रोडक्टिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स दे आर मोर कंजर्वेटिव इन नेचर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर, कि इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स का जो इंपैक्ट होगा वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पर कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर। यही कारण है कि दे आर मोर कंजर्वेटिव और यू कैन से दे आर मोर स्टेबल देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। इसीलिए यहां पर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। फिर बात आती है यहां पर फोर्थ क्लास टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, दैट इज फिनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। फिनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, जैसे यहां पर हमें दो टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, तो फिनेटिक टर्म है, एक न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल नाम पड़ा है इसका वो कारण यह है कि यहां पर हर एक कैरेक्टर जो लिया जाता है उसको एक नंबर या एक कोड जनरेट किया जाता है, और यही रीजन है कि इसको एक न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन बोला गया है। अब यहां पर फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को लेते हैं, इसीलिए इसको हम फिनेटिक क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं। एडेंसोन साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया, इसलिए इसको एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन भी बोल दिया जाता है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एज वेल एज डिससिमिलरिटीज, लेकिन हम इसको मैनुअली परफॉर्म नहीं करते हैं। इट इज कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन। मींस अगर ये कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन है तो हम इसमें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स एट ए टाइम ले सकते हैं। अब जितने भी यहां पर कैरेक्टर्स को लिए जाएंगे, हर एक कैरेक्टर को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है। मींस ईच एंड एवरी कैरेक्टर गेट्स एन इक्वल इंपॉर्टेंस। तो फिर एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन यहां पर आता है जिसमें हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज या इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। मींस इन दिस क्लासिफिकेशन importance is not given to any one of the character but all of the characters they are having the same importance। ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है ये कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफिकेशन होगा और इसमें हर एक कैरेक्टर को लिया जा सकता है जो कि हमारे लिए ऑब्जर्वेबल है। मींस इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, आइदर इट मे बी सिमिलरिटीज और इट मे बी डिससिमिलरिटीज। इस क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करवाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज द डेटा कलेक्शन फ्रॉम द फील्ड। सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको इनपुट करवाया जाता है कंप्यूटर के अंदर। फाइनली वो जो जितना भी डेटा इनपुट हुआ है उसकी प्रोसेसिंग होगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसके थ्रू फिर एक आउटपुट रिजल्ट की फॉर्म में निकल के आता है। और जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, कि फाइनली आपको जो आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, दैट इज द ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि फिनेटिक या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार से काम करता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 4 तरह के क्लासिफिकेशन पे बात कही, जिसमें पहला था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा नेचुरल क्लासिफिकेशन और चौथा न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम आर्टिफिशियल, नेचुरल और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करें तो एक बात हमारे सामने यह आती है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। लेकिन यही बात अगर हमने कही इन केस ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन, देन मोर वेटेज विल बी गिवन टू द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर। और कारण आपको मैंने बताया कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो होते हैं दे आर मोर कंजर्वेटिव और दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर। और तीसरा न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, यहां पर भी हम जितने कैरेक्टर्स को लेते हैं हर एक कैरेक्टर को वेटेज प्रोवाइड करते हैं। मींस इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। यानी 2 ऐसे क्लासिफिकेशन हो गए हमारे पास जिसमें हर एक कैरेक्टर को बराबर का वेटेज दिया जाता है, और वो है एक तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा है न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ तो बच्चों, अभी तक अपन ने टेक्सोनॉमी पर यहाँ पर बात की है, और टेक्सोनॉमी हमने ये देखा कि आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद उसकी नेमिंग की जाएगी और फाइनली उसको क्लासीफाई किया जाएगा। और क्लासीफाई जब हम कर रहे हैं तो एक कन्वीनियंट कैटेगरी में उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं, और वो किस बेसिस पर, कैरेक्टर्स के बेसिस पर उसको क्लासीफाई किया जा रहा है। अगर हम एक जनरल एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्टेप्स बनाने पड़ेंगे जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करवाएं। कि मान लीजिए आप म्यूजिक का शौक रखते हैं, और म्यूजिक का शौक रखते हैं तो आपने एक लाइब्रेरी डेवलप की हुई अपने घर पर, तो आप चाहेंगे कि आप कुछ लेबल कर दें कुछ शेल्फ्स में कि एक पर्टिकुलर शेल्फ में तो आपने कुछ ऐसे सीडीज को रख दिया है जिसमें आपको गजल से रिलेटेड आपकी सीडीज मिल जाएं, एक आपने शेल्फ बना दी है जिसमें आपको कुछ पुराने ओल्ड सॉन्ग्स मिल जाएं, किसी में आपने एक ऐसी शेल्फ बना दी है जिसमें आपको नए मूवी के सॉन्ग्स मिल जाएं, एक आपने शेल्फ बना दी है जिसमें आपको कुछ वेस्टर्न म्यूजिक मिल जाए। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि आपने उसको एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैनर में उन चीज़ों को क्लासीफाई किया है यहाँ पर। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं और उसकी जो कैटेगरीज बनाते हैं, तो उस कैटेगरीज में हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स बना देंगे। यानी उस क्लासिफिकेशन को लिखते टाइम हमें कुछ स्टेप्स को बनाना पड़ेगा, तब जाके हम ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली अरेंज करवा सकते हैं, प्रॉपरली उनको मैनेज कर सकते हैं।
तो फिर बात आती है यहां पर निकल के कुछ कैटेगरीज के बारे में, और उन्हीं कैटेगरीज को क्योंकि वो टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट में काम आ रही हैं, हम उनको बोल देते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो अब इसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पर हम यहां पर आगे बात करने चलते हैं। अब आप जानती हैं जो क्लासिफिकेशन है, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, एंड ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक, लेवल, यूनिट और अ कैटेगरी। And since all these categories are involved in taxonomical arrangement of organisms, they are termed as taxonomic categories. इन्हीं categories को जो कि taxonomical arrangement में काम आ रही हैं, इन्हीं को हम taxonomic categories के नाम से जानते हैं। अब यहां पर ये जो taxonomic categories हैं, they are mainly 7 types, 7 main taxonomic categories होती हैं। As they are essential for the classification, they are obligate or broad or essential categories. इन 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन ऑल दोज एक्स्ट्रा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर नॉट एसेंशियल, दे आर नॉन एसेंशियल कैटेगरीज, कि अगर किसी क्लासिफिकेशन को रिक्वायरमेंट हो तो ही हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, बाकी ऑब्लिगेट या एसेंशियल रूप से हम उनको क्लासिफिकेशन के लिए यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर किंगडम एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है और हम उसकी एक एक्स्ट्रा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन, तो हम बना सकते हैं सब किंगडम, या फिर एक डिवीजन है तो हम उसकी एक्स्ट्रा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बना सकते हैं सब डिवीजन, लेकिन दीज आर नॉन एसेंशियल कैटेगरीज। लेकिन 7 जो मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जो यूज होती हैं एक टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट के अंदर, वो बिल्कुल ही ऑब्लिगेट होंगी, वो एसेंशियल होंगी। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हुआ तो वो जो क्लासिफिकेशन लिखा जाएगा वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो फिर ये 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। दीज आर द 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। Out of these 7 main taxonomic categories, species considered as the smallest taxonomic category, while kingdom considered as the biggest taxonomic category. अब यहां पर जब हम स्पीशी की बात करते हैं तो स्पीशीज जो है वो स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी तो है ही सही, लेकिन साथ ही साथ ये बेसिक और फंडामेंटल टेक्सोनॉमिक कैटेगरी भी मानी जाती है। जो भी हमें ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है वो हम उसकी स्पीशी को देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मींस इट इज द विजिबल और अ रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, की स्पीशी को हम एक रियल बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं। जितनी भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इनका डिसेंडिंग या असेंडिंग अरेंजमेंट जो होता है इसी को हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं। दैट इज द डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज नोन एज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो यूजुअली हम उस क्लासिफिकेशन को डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं, मींस द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल इट शुड बी रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहां पर ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी गई हैं और एक क्लासिफिकेशन के फॉर्म में उसको यहां पर रिप्रेजेंट करवा रखा है। जैसे कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आप समझ ही गए होंगे कि सबसे बिगेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम होगा, उसके बाद डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। अगर हम मैंगो के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो किंगडम लेवल पर इस मैंगो का जो लेवल आता है उसको हम प्लांटी बोलते हैं। तो फिर डिवीजन हो गया उसका एंजियोस्पर्मी, क्लास है डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर है सेपिनडेल्स, फैमिली है एनाकार्डियेसी, ऐसे ही जीनस है मैंगीफेरा, और स्पीशी की हम बात करते हैं तो फिर मैंगीफेरा इंडिका इज द स्पीशी। सिमिलर इज द केस विद वीट। वीट की अगर हम बात करते हैं तो वो किंगडम को बिलोंग करता है प्लांटी को, अगर उसकी डिवीजन की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म, क्लास मोनोकॉट, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम एंड स्पीशी इज ट्रिटिकम एस्टाइवम। अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है टेक्सॉन, जो कि एक सिंगुलर वर्ड है और उसी का एक प्लूरल टर्म है टेक्सा, यानी किसी भी पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पर पाया जाने वाला कोई लिविंग ग्रुप जो होता है वो कहलाता है टेक्सॉन। कि अगर हम यहां पर बात करते हैं किंगडम, तो ये किंगडम जो है एक रैंक है, एक यूनिट है या एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और इस लेवल पर मिलने वाला ये एक लिविंग ग्रुप है, यानी प्लांटी एक लिविंग ग्रुप है। तो ये जो प्लांटी है ये एक टेक्सॉन माना जाएगा। सिमिलर इज द केस विद कि अगर हम इस डिवीजन लेवल या डिवीजन रैंक पर देखें जो कि एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, तो ये रिप्रेजेंट करवा रहा है एक और लिविंग ग्रुप को, और वो यहां पर लिविंग ग्रुप है एंजियोस्पर्मी। तो ये एंजियोस्पर्मी भी क्या हुआ, एक टेक्सॉन हुआ। सिमिलर इज द केस विद क्लास, क्लास लेवल पर मिलने वाला टेक्सॉन जो हुआ वो है डाइकोटिलिडनी। ऐसे ही सेपिनडेल्स, एनाकार्डियेसी, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, ये जितने भी यहां पर हर एक पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पर लिविंग ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं, ये सभी क्या माने जाएंगे, ये सभी टेक्सॉन, इंडिविजुअली टेक्सॉन माने जाएंगे, और कलेक्टिवली इन सभी टेक्सॉन को हम बोल सकते हैं टेक्सा।
तो ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि अगर आपसे पूछा जाए क्या किंगडम को हम एक टैक्सॉन बोल सकते हैं, तो आंसर होगा नो, किंगडम इज नॉट अ टैक्सॉन। लेकिन किंगडम लेवल पर मिलने वाला कोई लिविंग ग्रुप जो होगा दैट इज कंसिडर्ड एज अ टैक्सॉन। कि अगर हम किंगडम को बोलते हैं या डिवीजन को बोलते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस या स्पीशीज को बोलते हैं, तो ये तो रिप्रेजेंट करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, लेकिन यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी लिविंग ग्रुप को भी। तो वो जो लिविंग ग्रुप इन पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या उनके पर्टिकुलर लेवल पर पाए जा रहे हैं वो कहलाते हैं टैक्सॉन। तो ये जितने भी यहां पर मैंगो के पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे आपको दिखाई दे रहे हैं या वीट के लिए जो पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे दिखाई दे रहे हैं वो उसके इंडिविजुअल लिविंग ग्रुप्स हैं और वही कहलाते हैं टैक्सॉन। जैसे कि डॉग्स हुआ, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी कन्वीनियंट ग्रुप्स हैं जो कि हम स्टडी पर्पस में काम में लेते हैं, लेकिन इनका जो साइंटिफिक टर्म होगा वो कहलाएगा टैक्सा। जैसे कि प्लांट्स की बात करते हैं तो एक पूरा लिविंग ग्रुप है, कलेक्टिवली हम इसको टैक्सा बोल सकते हैं। वीड भी एक कंप्लीट लिविंग ग्रुप है, हम इसको टैक्सा बोल सकते हैं। सिमिलरली इज द केस विद एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स, दे रिप्रेजेंट्स द टैक्सा बट दे आर एट द डिफरेंट लेवल्स। ये अलग अलग रैंक या अलग अलग लेवल पर होंगे, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिविंग ग्रुप्स को, तो ये टैक्सा होंगे, बट दे आर द डिफरेंट टैक्सा एट द डिफरेंट लेवल्स। फिर जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्लासिफिकेशन जो होता है इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इट इन्वॉल्व्स द हायरार्की ऑफ स्टेप्स और मल्टीपल स्टेप्स इन विच ईच स्टेप्स इट रिप्रेजेंट्स द रैंक और अ लेवल और अ यूनिट और अ कैटेगरी एंड ऑल दीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज they constitute together to form a taxonomical hierarchy. Each category referred to as the unit of classification. हर एक जो कैटेगरी होता है वो एक क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि ये एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एक रैंक पर मिलने वाला एक कोई पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप होगा, तो ये रेफर करता है किसको, इट रेफर्स टू द टैक्सॉन, मींस इट इज कॉमनली टर्म्ड एज अ टैक्सॉन। तो यहां पर इस बात को विशेषकर आप ध्यान दें कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम टैक्सॉन नहीं बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पर मिलने वाला जो लिविंग ग्रुप होगा उसको टैक्सॉन माना जाएगा। जैसे कि अभी हमने यहां पर बात की कि अगर हम यहां पर ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देख रहे हैं जिसमें किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये सभी तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रैंक या लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या लेवल पर मिलने वाला ये जो लिविंग ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा टैक्सॉन। कि प्लांटी एक टैक्सॉन है तो एंजियोस्पर्मी भी टैक्सॉन है, डायकोटिलिडने भी टैक्सॉन है, सेपिंडेल्स भी टैक्सॉन है, एनाकार्डियेसी भी टैक्सॉन है, तो मैंगीफेरा भी टैक्सॉन है और मैंगीफेरा इंडिका भी टैक्सॉन है। तो ये जितने भी टैक्सॉन की हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या पर्टिकुलर रैंक पर बात की जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर बात आती है कि जब भी हम बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पर जो लिविंग ग्रुप मिल रहा है उसको हम टैक्सॉन बोल रहे हैं, तो उन टैक्सॉन्स के लिए कुछ सफिक्स प्रोवाइड किए गए हैं यहां पर। जैसे डिवीजन के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो है फाइटा। क्लास लेवल पर मिलने वाले हैं उन टैक्सॉन्स के लिए जो यूज करते हैं वो ऑप्सिडा हो सकता है, फाइसी हो सकता है या एई हो सकता है। ऑर्डर के लिए एल्स होता है तो फैमिली के लिए एसी होता है। अब कुछ ऐसे भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में मिलने वाले टैक्सॉन्स होंगे जिनके लिए किसी भी प्रकार का कोई सफिक्स यूज नहीं किया जाता, वो है किंगडम, जीनस और स्पीशी। जीनस, स्पीशी और किंगडम के लिए किसी भी प्रकार का कोई सफिक्स यूज नहीं किया जाता। ये जितने भी सफिक्स प्रोवाइड किए गए हैं ये आईसीबीएन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए गए हैं। अब यहां पर देखें तो लोअर से हायर टैक्सा, जैसे हम देख रहे हैं यहां पर लोअर से हायर टैक्सा की तरफ जब मूव करते हैं, यानी लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की तरफ हम जब मूव करेंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। कि सबसे मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स आपको स्पीशीज लेवल पर दिखेंगे तो सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स या सिमिलरिटीज आपको किंगडम लेवल पर दिखाई देगी। सो लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन कैन शेयर। यानी जब हम लोअर टैक्सा की बात करते हैं तो उनके मेंबर्स में आपस में जो इंटर रिलेशनशिप्स या आपस में जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, उनमें आपस में कॉमन कैरेक्टर्स की शेयरिंग ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे हम हायर कैटेगरीज की तरफ बढ़ेंगे then there will be the greater difficulty in determining the relationship in between the other taxa at the same level। एक ही लेवल पर अगर अलग अलग टैक्सा हैं तो उनमें भी जो कॉमन कैरेक्टर्स में कमी आती जा रही है उसकी वजह से उनकी इंटर रिलेशनशिप्स को डिटरमाइन करने में हमें ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं यानी लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे देन देयर इज ग्रेटर डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द इंटर रिलेशनशिप्स अमंग द organisms of the different taxa at the same level।
अब जैसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात कर रहे थे, तो इसको हम फर्दर अगर डिफाइन करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे अगर हम स्पीशीज की बात करते हैं, तो स्पीशीज जो है इट इज द असेंबलेज और यू कैन से इट इज द एग्रीगेशन और अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स। उसको हम एक स्पीशी बोल सकते हैं। मींस द टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, कि एक पर्टिकुलर स्पीशी उसको माना जाएगा जिसमें जो इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं उनमें जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज होंगी वो आपस में बहुत ज्यादा होंगी। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज, कि एक स्पीशी को हम दूसरी स्पीशीज से जब अलग करते हैं, उसको डिस्टिंक्ट करेंगे, तो किस बेसिस पे करेंगे, उनमें जो उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस होंगे उनके आधार पर हम एक स्पीशी को दूसरी स्पीशी से अलग कर सकते हैं। फिर बात आती है जीनस की, कि हम जीनस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर यहां पर एक ही चीजें बार बार आएंगी कि इन तीनों टर्म का आप ध्यान रखें, असेंबलेज, एग्रीगेशन और ग्रुप। अब हम जीनस को अगर डिफाइन करते हैं तो जीनस का मतलब हो गया दैट इज द असेंबलेज और एग्रीगेशन और ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स, तो हम उसको एक जीनस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर आगे इसको और देखें तो जीनस इट कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन एज कंपेयर टू द स्पीशीज ऑफ द अदर जेनेरा, यानी एक जीनस के अंदर मिलने वाले जो स्पीशीज होंगे उनमें कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द स्पीशीज ऑफ द अदर जीनस। ई जीनस इट मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कि एक जीनस में जो स्पीशीज मिल रहे हैं उनमें एक जीनस के साथ ही कई तरीके के या कई नंबर में अलग अलग तरीके के स्पेसिफिक एपिथेट्स को यूज किया जा सकता है, तब जाके वो अलग अलग स्पीशीज बन के आती हैं वहां पर। बट उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होंगी जिसकी वजह से वो अलग अलग स्पीशीज होते हुए भी एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, इसको आप समझें कि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं पोटैटो जिसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, तो दूसरा नाम आता है यहां पर ब्रिंजल का जिसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम मेलंजेना, और तीसरा नाम यहां पर मकॉय है जिसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम नाइग्रम। इन तीनों में आपको एक कॉमन चीज नजर आ रही है दैट इज सोलेनम। सोलेनम ट्यूबरोसम में भी सोलेनम है, सोलेनम मेलंजेना में भी सोलेनम है और सोलेनम नाइग्रम में भी सोलेनम है, यानी इन तीनों के अंदर तीन अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट्स का यूज हुआ है। मींस ऑल दीज थ्री आर द डिफरेंट स्पीशीज, बट ऑल दीज थ्री डिफरेंट स्पीशीज दे आर हैविंग some common characters. That's why all these three different species they belong to the same genus that is Solenum. ये सेम जीनस को बिलोंग करते हैं that is Solenum. तो जीनस Solenum के अंदर ये तीनों अलग अलग स्पीशीज को रखा जाएगा क्योंकि इनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ये Solenum tuberosum, Solenum melangena and Solenum nigrum, all these three different species belong to the same genus that is Solenum. फिर बात आती है एक और हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की दैट इज फैमिली। तो फैमिली का मतलब हुआ इट इज अ ग्रुप और असेंबलेज और एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा, कि अलग अलग डिफरेंट जेनेरा हैं लेकिन उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, तो फिर वो सभी अलग अलग जेनेरा एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे। लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो जीनस और स्पीशीज के कंपैरिजन में अब कम होंगे। नहीं, अब ये लिखा हुआ है कि फैमिली इट हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा with still the less number of similarities as compared to genus and species. Now these families they are characterized by both vegetative as well as reproductive characters, but reproductive or floral or sexual characters they are used mainly in the characterization of families. For example, यहाँ हम देख रहे हैं family Solanaceae. Now this family Solanaceae it includes three different genus, that is genus Solanum, Petunia and Datura. अब ये तीनों ही different genus हैं, लेकिन तीनों डिफरेंट जीनस के अंदर भी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये तीनों ही डिफरेंट जीनस दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम फैमिली दैट इज सोलेनेसी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि फैमिली जो है एक तरीके से एग्रीगेशन है अलग अलग जेनेरा का जिनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। फिर बात आती है यहां पर ऑर्डर, कि ऑर्डर को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ऑर्डर का मतलब हुआ इट इज द एग्रीगेशन और असेंबलेज और ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैविंग few common characters. Means nowadays this order they have the lesser number of similarities as compared to that of family, genus and species. Means अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं यानी लोअर से हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने पहले ही बात की नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं वो डिक्रीज होते हुए चले जाते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं दो फैमिलीज की, एक तो फैमिली का नाम है कॉन्वोलुलेसी, दूसरी फैमिली का नाम है सोलेनेसी। दोनों ही डिफरेंट फैमिलीज हैं लेकिन बोथ ऑफ दीज फैमिलीज दे आर हैविंग द common character. That's why both of these different families they belong to the same order that is known as polymonials. कि Convolvulaceae और Solanaceae में कुछ common characters होने के कारण ये एक ही common order को belong करता है और वो common order है यहाँ पर polymonials। यानी ये जो
ऑर्डर को हमने यहां पर पॉलीमोनियल्स को जो डिफाइन किया, दे आर मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल और सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर दोनों ही फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है, दैट इज कॉन्वोलुलेसी एज वेल एज सोलेनेसी। फिर बात आती है क्लास की, तो क्लास को भी हम वैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट मींस द एग्रीगेशन और असेंबलेज और ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग few common characters और few common similarities as compared to orders। जैसे कि अगर पहले अपन ने एग्जांपल देखा था, एक ऑर्डर लिया हमने पॉलीमोनियल्स, तो एक और ऑर्डर ले सकता हूं, मैंगो का ऑर्डर होता है सेपेंडेल्स, लेकिन सेपेंडेल्स और पॉलीमोनियल्स दोनों में भी कुछ कॉमन सिमिलरिटीज होने के कारण बोथ ऑफ दीज ऑर्डर्स दे बिलोंग टू द सेम क्लास, दैट इज क्लास डाइकोटिलिडनी। अब अलग अलग क्लासेस भी हो सकती हैं, डाइकॉट भी एक क्लास है तो मोनोकॉट भी एक क्लास है, अब दोनों में भी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, तो बोथ ऑफ दीज क्लासेस दे बिलोंग टू द सेम डिवीजन। यानी डिवीजन को अगर हम डिफाइन करें, दैट मींस एग्रीगेशन और असेंबलेज और ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस हैविंग फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स, दैट इज नोन एज डिवीजन। तो फिर अब ये डाइकॉट और मोनोकॉट दो अलग अलग क्लास होते हुए भी इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हुए ये एक कॉमन डिवीजन यानी एंजियोस्पर्म्स को बिलोंग करते हैं। और डिवीजन के बाद सबसे हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है, दैट इज किंगडम, और उसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द एग्रीगेशन और असेंबलेज ऑफ क्लोजली रिलेटेड डिवीजन हैविंग वेरी फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स, दैट फॉर्म्स द किंगडम। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्डर या उससे हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती हैं, दे आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ये एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट टेबल दी गई है जिसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस पर फोकस करते हुए इसको ध्यान में रखना है। यहां पर कुछ क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं, मैन का, हाउसफ्लाई, मैंगो और वीट का क्लासिफिकेशन, जिसमें इनके बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम्स दिए गए हैं। मैन का है होमोसेपियंस, हाउसफ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, वीट का ट्रिटिकम एस्टाइरोन। अगर हम इनके जेनेरिक लेवल से फाइलम या डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगर मैन की जीनस की बात करते हैं तो होमो फैमिली, होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। ऐसे ही हाउसफ्लाई की बात करते हैं तो स्पीशी हो गया इसका मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इज इंसेक्टा एंड फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। सिमिलर इज द केस विद मैंगो एंड वीट। मैंगो की स्पीशी का नाम हो गया मैंगीफेरा इंडिका, इट्स जीनस नेम इज मैंगीफेरा, फैमिली नेम इज एनाकार्डिएसी, ऑर्डर नेम इज सेपेंडेल्स, क्लास नेम इज डाइकोटिलिडनी एंड डिवीजन इज एंजियोस्पर्मिक। वीट के केस में देखते हैं तो ट्रिटिकम एस्टाइरोन इज द स्पीशी, ट्रिटिकम इज द जीनस, पोएस इज द फैमिली, पोएल्स इज ऑर्डर, मोनोकॉट इज क्लास एंड एंजियोस्पर्म इज द डिवीजन। और फाइनली यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज दे आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली द मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो इस लाइन को हम समझते हैं, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो हैं वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज भी होते हैं, ना कि केवल मात्र मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। क्योंकि आप जानते ही हैं कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का जो फॉर्मेशन हुआ है वह एग्रीगेशन के कारण हुआ है। आपने देखा ही है कि जब भी हम हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी की बात करते हैं तो लोअर टेक्सोनोमिक कैटेगरी के एग्रीगेट होने के कारण ही हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी बनती है। जैसे कि अपन एग्जांपल देखें कि अगर कोई जीनस का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो स्पीशीज के एग्रीगेट होने के कारण बन रहा है। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं कि कोई अगर किंगडम का फॉर्मेशन हो रहा है तो अलग अलग डिविजन्स के एग्रीगेट होने के कारण बन रहा है। और ये एग्रीगेशन जो हो रहा है इनका ये कारण है इनमें पाए जाने वाले कॉमन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के कारण। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एक तरीके से मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स तो हैं, लेकिन क्या केवल मात्र ये मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स हैं? तो नहीं, साथ ही साथ ये अपने आप में डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी भी हैं। तो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज का मतलब क्या हुआ? डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी का मतलब यह हुआ कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो है अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है एक बायोलॉजिकल यूनिट को, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ ऑर्गेनिजम्स को भी। आप जानते ही हैं कि हर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी पर कुछ लिविंग ग्रुप्स पाए जाते हैं और यही लिविंग ग्रुप्स जो हैं ये शो कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को। यानी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑर्गेनिजम्स यानी बायोलॉजिकल यूनिट को रिप्रेजेंट करवाता है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? इसको हम एक तरीके से एक बायोलॉजिकल यूनिट या एक बायोलॉजिकल एंटिटी भी मानेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि किंगडम एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है और उस किंगडम टेक्सोनोमिक कैटेगरी पर एक लिविंग ग्रुप पाया जा रहा है जैसे कि प्लांटी पाया जा रहा है, तो साथ ही साथ उसी लेवल पर यानी उसी टेक्सोनोमिक कैटेगरी पर एक और लिविंग ग्रुप पाया जा रहा है, दैट इज एनिमेलिया। तो ये प्लांटी हुआ या एनिमेलिया हुआ, ये अपने आप में एक बायोलॉजिकल यूनिट हुए या नहीं हुए? यानी टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो है अपने आप में एक बायोलॉजिकल यूनिट भी मानी जाएगी।
तो इसीलिए ये लाइन यहां पर लिखी गई है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स तो हैं, लेकिन केवल मात्र मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट ही नहीं है, ये अपने आप में एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी भी है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करवाते हैं लिविंग ग्रुप्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या लेवल पर कुछ लिविंग ग्रुप्स या ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, इसीलिए हम इनको डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी भी बोल सकते हैं।